Hello, good morning, students. VCAM India is here and you are welcomed in orientation. Students, क्या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप रेलवेज की तैयारी कर रहे हैं या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं? आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान रहे जो चैप्टर मैं अभी आपको देने जा रहा हूं, दिस चैप्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर कंपटीशन. सो कम ऑन, लेट्स लर्न इट. आइए हम लोग इससे सीखते हैं. I'm talking about pronoun. Pronoun is very much important in English grammar and for correction of our sentences. सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि what do you mean by pronoun? Pronoun होता क्या है? तो आप तुरंत कह देंगे कि pronoun is a word that is used in place of a noun. Yes, you are right. Pronoun वो शब्द होता है जो किसी संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है. क्यों इस्तेमाल किया जाता है? अगर संज्ञा से हमारा काम चल सकता है तो वाई टू यूज प्रोनाउन. इसके लिए मैं आपको एक 5 सेंटेंसेस का एक छोटा सा पैराग्राफ बोल रहा हूं. राम इज माई फ्रेंड. राम लिव्स इन दिल्ली. राम इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन. राम इज अ वेरी गुड मैन एंड राम रेस्पेक्ट्स मी. These 5 sentences I have spoken about Ram. राम मेरा दोस्त है. राम दिल्ली में रहता है. राम एक डॉक्टर है. राम मेरा बहुत सम्मान करता है. बार बार हमें राम कहने की जरूरत पड़ रही है. आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिंगल मैन राम. और राम के बारे में बात करने के लिए हमें 5 बार राम का नाम लेना पड़ा. 5 सेंटेंसेस में 5 टाइम्स हमें राम को रिपीट करना पड़ा. And it spoils the beauty of expression. It spoils the beauty of language. So to stop the repetition of noun again and again in our sentences, we use pronouns in place of nouns in our sentences, in our expression. Is it clear? So noun का प्रयोग क्यों करें? Why to use? To stop repetition of noun and to make language impressive. लैंग्वेज में इंप्रेशन बहुत जरूरी है. इफ योर लैंग्वेज इज इंप्रेशन लेस, आउट ऑफ इंप्रेशन, दैट इज जस्ट लाइक रबिश. वो लैंग्वेज नहीं. जिस भाषा में प्रभाव नहीं है, जिस भाषा में करेक्शन नहीं है, वो भाषा बेकार की है, उसका कोई मतलब नहीं. आगे बढ़ते हैं. अब एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं. जैसा कि अभी हमने ओरली कहा, राम इज अ गुड बॉय. राम इज माई फ्रेंड. राम लिव्स इन दिल्ली. अगर बार बार हम राम का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा सेंटेंस अच्छा नहीं लगेगा. तो राम इज अ गुड बॉय, ही इज माई फ्रेंड एंड ही लिव्स इन दिल्ली. यहां 2 टाइम्स, 2 जगह हमने ही का इस्तेमाल किया एंड दिस ही इज प्रोनाउन. सो प्रोनाउन क्या होता है, इसे क्यों इस्तेमाल करना है, ये आपको अब पता चल गया. आइए, अगर काइंड्स की बात करते हैं तो बहुत से ग्रामर में अलग अलग तरीके से व्यक्त किया गया है, लेकिन मोस्टली ग्रामर बुक्स में इतने प्रोनाउंस बताए गए हैं. पर्सनल प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक. ये 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन बताए गए. एक चीज ध्यान रहे, फॉर कॉम्पिटिशन आपको ये नाम याद रखना, यह नाम में कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं ये ध्यान रखना. दैट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट. यू हैव टू लर्न द यूजेस ऑफ देम. आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि ये वाला प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन है. आपसे ये पूछा जाएगा कि दिस प्रोनाउन इज हियर एंड हाउ टू यूज इट. फाइंड आउट द एरर इन द सेंटेंसेस. तो वहां आपको यूजेस जानने होंगे. You have to learn uses. So आइए हम लोग uses की बात करते हैं सीधे सीधे, लेकिन मैं नाम भी बताता चलूंगा साथ साथ. That is not a matter. Very first we are going to talk about personal pronoun. Personal pronoun is ever used for persons. किसी व्यक्ति के लिए इसका इस्तेमाल होता है. कभी कभी वस्तु के लिए भी होता है, लेकिन that is sometimes. इसमें एक it है जो हमेशा वस्तु के लिए इस्तेमाल होता है या छोटे प्राणियों के लिए इस्तेमाल होता है. But often it is used for persons. इसीलिए इसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. पर्सनल प्रोनाउन के 3 केसेस होते हैं. There are 3 cases of personal pronoun. Subjective case,
ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजिटिव केस। सब्जेक्टिव केस में जो हमने एग्जांपल से यहां लिखे हैं, दे ऑल आर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। सब्जेक्टिव केस में ये प्रोनाउंस जो इस्तेमाल होते हैं उनको हम एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में जब हम प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं तो दीज आर जस्ट एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरह इनका इस्तेमाल होता है। और पर्सनल प्रोनाउन का तीसरा केस, तीसरा कंडीशन पजेसिव होता है। पजेसिव मीन्स किसी चीज पर जब हमें कोई अधिकार दिखाना हो, स्वामित्व दिखाना हो, तो उस परिस्थिति में हम पजेसिव का इस्तेमाल करते हैं। और किसी नाउन का, किसी प्रोनाउन का अगर हमें ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करना है तो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस यूज करते हैं, और सब्जेक्ट के रूप में अगर इस्तेमाल करना है तो सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज और मैं बहुत आपको खास बताऊं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है। अक्सर बच्चे, अक्सर स्टूडेंट्स सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कंफ्यूज रहते हैं। एक बड़ा छोटा सा मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, आपको कारक का चिन्ह याद होगा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के कीरा रेरी, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे हो रे। ये हम लोग हिंदी के ग्रामर में पढ़ते हैं और संस्कृत के ग्रामर में पढ़ते हैं। उसका इस्तेमाल थोड़ा सा इंग्लिश में भी हम लोग करते हैं। सब्जेक्ट को हमेशा ने से पहचाना जाता है। ने, राम ने, मोहन ने, सोहन ने, तुमने, मैंने, हमने, उसने, हम लोगों ने। तो ने जहां लगा रहता है प्रोनाउन में, वो दैट इज सब्जेक्ट। एक बहुत साधारण सी पहचान है। और जहां प्रोनाउन में को लगा होता है, तुमको, हमको, उनको, उन लोगों को, तो ये ऑब्जेक्ट होता है। तो जब ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करना है तो ये सर्किल वाला पूरा इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में ये वाला इस्तेमाल करेंगे, और पजेसिव के रूप में इसका इस्तेमाल करेंगे। एक एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। आई सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है आई का, और आई का पजेसिव माई और माइन है। उसी तरह से वी सब्जेक्ट है, अस ऑब्जेक्ट है, आवर एंड आवर्स पजेसिव है। उसी तरह से यू एंड योर्स पजेसिव है। ही सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है, एंड हीज पजेसिव है। शी सब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट है, एंड हर एंड हर्स उसका पजेसिव है। इट्स पजेसिव है। और उसी तरह से दे, देम, दियर पजेटिव, इसका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड पजेसिव। एक एग्जांपल, आई टीच इंग्लिश, ही टीचेस मी इंग्लिश। तो यहां आई जो है सब्जेक्ट है और यहां मी जो है ऑब्जेक्ट है। उसी तरह से वी लर्न म्यूजिक, यू कॉल अस फ्रेंड, यू कॉल अस फ्रेंड, वी लर्न म्यूजिक। यू प्ले द फ्लूट, यू सब्जेक्ट है, एंड आई हेल्प यू, आई हेल्प यू, यू जब सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है, आई हेल्प यू, ये यू जो है वो ऑब्जेक्ट है। ही गोज टू हिज स्कूल, ही इज सब्जेक्ट, एंड वी टेल हिम लेजी, वी टेल हिम लेजी, वी टेल हिम लेजी, यहां हिम जो है वो ऑब्जेक्ट है। और उसी तरह से शी सिंग्स वेल, शी सिंग्स वेल, वो बहुत अच्छा गाती है, एंड आई टीच हर, आई टीच हर, यहां हर जो है वो ऑब्जेक्ट है। और इट इज माई बुक, यह मेरी किताब है, इट सब्जेक्ट के रूप में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और आई विल, इट विल टीयर, आई विल टीयर इट, आई विल टीयर इट, यह मेरी किताब है, मैं इसे फाड़ दूंगा। तो इसे की अंग्रेजी यहां ऑब्जेक्ट है। उसी तरह से दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं, एंड वी विल कॉल देम, वी विल कॉल देम, देम जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन में थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट आपको एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। बस एक चीज ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट के रूप में जब कभी भी आपको पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है तो इस कॉलम से आपको ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, और सब्जेक्ट के रूप में इस कॉलम से लेने हैं। एक बात और पर्सनल प्रोनाउन में बड़ी खास होती है जो आपको जानना चाहिए। पर्सनल प्रोनाउन के जैसे ये 3 केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पजेसिव, उसी तरह से इसके 3 पर्सन्स भी होते हैं।
फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ध्यान दीजिए, फर्स्ट पर्सन वन हु गोज टू स्पीक, एक व्यक्ति जो बोलता है दैट इज फर्स्ट पर्सन, और एक व्यक्ति जो सुनता है दैट इज सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में हम बात करते हैं दैट इज थर्ड पर्सन। तो आई वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है, एंड ही शी इट दे ये थर्ड पर्सन है। ये चीज आपको जाननी चाहिए इसमें। अब पजेसिव पर थोड़ा सा हम बात करते हैं। पजेसिव में मेरा, तुम्हारा, उसका, उनका, उन लोगों का, हम लोगों का, ये वर्ड ऑफ पोजीशंस है। अब मेरा की अंग्रेजी दो इसमें दिया है, माई भी दिया है, माइन भी दिया है, दोनों होता है। अब दोनों में से कब हम माई का इस्तेमाल करें, कब माइन का, कब आवर का, कब आवर्स का, कब योर का, कब योर्स का, कब हीज का, कब हिज का, कब हर का, कब हर्स का। इसमें दो कॉलम दिए गए हैं। तो एक फर्स्ट वाला जो कॉलम है और सेकेंड वाला जो कॉलम है, इसको हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से यहां डिफाइन किया है। एक एग्जाम्पल लिया हमने, यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। इस सेंटेंस में वी आर टॉकिंग अबाउट बुक, एंड बुक इज सब्जेक्ट हियर। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है, वी आर टॉकिंग अबाउट बुक। और वर्ड ऑफ पोजीशन क्या है, मेरी, यह मेरी किताब है। यह पजेसिव वर्ड है और यह सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट के पहले पजेसिव वर्ड आता है, मेरी किताब, तुम्हारी किताब, उसकी किताब, उनकी किताब, अर्थात स्वामित्व दिखाने वाले शब्द अगर पहले आ रहे हैं और सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, तो उस परिस्थिति में ये पहले वाला हम इस्तेमाल करते हैं, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, दियर, पहले वाला इस्तेमाल करते हैं। और जब सब्जेक्ट के बाद पजेसिव वर्ड आता है, सब्जेक्ट पहले आता है, पजेसिव वर्ड बाद में आता है। जैसा दूसरा एग्जांपल, यह किताब मेरी है, यहां मेरी जो है पजेसिव वर्ड है, बुक इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद जब पजेसिव आए तो ये बाद वाला इस्तेमाल होगा, और सब्जेक्ट के पहले अगर पजेसिव आए तो ये पहले वाला इस्तेमाल होगा। दोनों का एग्जांपल हमने यहां लिख दिया है। यह मेरी किताब है तो दिस इज माई बुक, और यह किताब मेरी है तो दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज आवर्स, दिस बुक इज योर्स, दिस बुक इज डियर्स, दिस बुक इज हर्स, like that. So personal pronoun, now it is clear, I think there's no doubt in it. Still अगर आपके पास कोई समस्या है, आपकी कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो यू आर वेलकम इन कमेंट बॉक्स। ईमेल आईडी भी है, आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं एंड आई विल रिस्पॉन्ड इट। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स अनदर टाइप, दैट इज इंटरोगेटिव एंड रिलेटिव। Yes, students, we are in continuation, and now we are going to learn three pronouns in detail with their meaning and their examples too. We are talking about interrogative, relative, and demonstrative. Interrogative, relative, and demonstrative. Interrogative pronouns जो होते हैं वो interrogative भी होते हैं and relative भी होते हैं। उनका प्रयोग इंटरोगेटिव के रूप में भी होता है एंड रिलेटिव के रूप में होता है। जब इंटरोगेटिव के रूप में होता है तो वी गो टू मेक सम क्वेश्चंस, वी गो टू मेक सम क्वेरीज। हम उनसे कुछ प्रश्न बनाते हैं, कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। कुछ क्वेश्चंस पूछने के रूप में जब उनका इस्तेमाल होता है तो उनको हम इंटरोगेटिव कहते हैं। और जब दो एक्सप्रेशंस को, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए उनका प्रयोग होता है तो दैट टाइम दे आर नोन एज relative. So same pronouns are being used in two different ways, either as an interrogative when we go to ask some questions, and when we are going to relate some sentences they are used as a relative sentence. So दोनों के अर्थ अलग अलग आप देखिए। who जब इंटरोगेटिव के रूप में इस्तेमाल होता है तो अर्थ होता है कौन, और जब रिलेटिव के रूप में होता है तो अर्थ होता है जो। कौन के दो अर्थ, हु के दो अर्थ, कौन एंड जो। हुम का अर्थ इंटरोगेटिव में किसे, किसको, जिसे, जिसको। हुज का किसका, जिसका। विच का कौन सी, जो, जिसका। व्हाट का क्या, जो। व्हेन का कब, जब। वेयर का कहां, जहां। वाई का क्यों, वाई एवर भला क्यों। हाउ कैसे, कितना।
जैसे, जितना, ये रिलेटिव यूजेस हैं, ये इसके रिलेटिव सेंसेस हैं और ये इंटेरोगेटिव सेंसेस हैं। अब इनका इस्तेमाल हमें कैसे करना है ये अभी मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। डेमोन्स्ट्रेटिव की जब बात करते हैं हम, एक दैट भी होता है, दैट डेमोन्स्ट्रेटिव भी होता है और दैट रिलेटिव भी होता है। याद रखिएगा, बड़ा यूनिक प्रोनाउन है, दैट रिलेटिव भी है एंड डेमोन्स्ट्रेटिव भी है। तो अभी हम रिलेटिव की बात कर रहे हैं। रिलेटिव में दैट का अर्थ होता है जो। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए कि जो की हमने 4 इंग्लिश लिखी है, हु मीन्स जो, विच मीन्स जो, व्हाट मीन्स जो, दैट मीन्स जो। रिलेटिव सेंसेस में हु का प्रयोग हम किसी व्यक्ति के लिए करते हैं, विच का प्रयोग हम किसी नॉन लिविंग के लिए करते हैं और व्हाट का प्रयोग किसी स्टेटमेंट के लिए करते हैं। ये पर्सन है, ये थिंग है और ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट, और ये ऑल है, सबके लिए। जब आप कंफ्यूज हो जाएं कि जो कि इंग्लिश में हु लिखूं कि विच लिखूं कि व्हाट लिखूं, दैट टाइम आप दैट लिख दीजिए, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव की अब बात करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउन होते हैं जहां हमें डेमोन्स्ट्रेट का अर्थ ही होता है इशारा करना। अगर हमें किसी चीज को इशारा करने की जरूरत पड़ती है, साइन देने की जरूरत पड़ती है, तो उस परिस्थिति में वहां जो प्रोनाउन हम यूज करते हैं वो हम डेमोन्स्ट्रेटिव यूज करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ मार्कर, दिस मार्कर इज वेरी क्लोज टू मी, ये मार्कर हमसे बहुत करीब है, इसलिए इसको इशारा करके जब मैं बोलूंगा तो बोलूंगा दिस इज अ मार्कर। मैं बोलूंगा दिस इज अ रूम, मैं बोलूंगा दिस इज अ बोर्ड, ये बोर्ड हमारे करीब है। जो हमारे बहुत पास होता है उसके लिए हम लोग दिस और दीज का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज फॉर सिंगुलर एंड दिस इज फॉर प्लूरल, आपको पता है। एंड दिस, दैट एंड दोज का इस्तेमाल हम दूर के लिए, जहां हमें उंगली उठा के इशारा करने की जरूरत पड़े, दैट इज अ वॉल, दैट इज अ कैलेंडर, दैट इज अ टेबल, दैट इज अ कैमरा, that is a stand and that is a roof, that is a light, and those are players जहां हमें प्लूरल के लिए इशारा करने की जरूरत पड़े। तो दिस, दैट, दिस, दोज ये डेमोन्स्ट्रेटिव हैं, ये आपको समझ आ गए होंगे। अब आइए रिलेटिव एंड इंटरोगेटिव के एग्जांपल्स पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हु का इस्तेमाल हम दो तरह से करते हैं। जब इंटरोगेटिव के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो हु इज देयर, हु इज कमिंग हियर, हु इज टॉकिंग टू यू, दिस इज अ क्वेश्चन। और अगर हु का प्रयोग हम रिलेटिव में करेंगे, द बॉय हु इज देयर इज माय फ्रेंड, द टीचर हु टीचेस वेल इज वेरी लविंग टू ऑल स्टूडेंट्स, तो यहां हु का इस्तेमाल जो के लिए हो रहा है। उसी तरह से हुम का अर्थ, whom do you want to call, तुम किसे बुलाना चाहते हो, जिसे बुलाना चाहते हो बुला लो। whom you want to call, you can call, ये रिलेटिव है। एंड whom do you want to call, this is a question, और इस क्वेश्चन का अर्थ हुआ आप किसे बुलाना चाहते हो, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अगला whose is this pen, whose का इस्तेमाल, whose is this pen, ये पेन किसकी है, और हम बोलेंगे the boy whose name is Mohan should come out, the boy whose name is Mohan should come out, the man whose brother lives in America has no scarcity of money, एक व्यक्ति जिसका भाई अमेरिका में रहता हो, तो whose brother। आगे which is your house, कौन सा घर तुम्हारा है, this is a question, और हम बोलेंगे I know which house is yours, I know which pen is yours, तो यहां which का अर्थ होता है जो, फॉर नॉन लिविंग। एंड व्हाट डू यू से, तुम क्या कह रहे हो, व्हाट आर यू सेइंग, तुम क्या कह रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज, आजकल तुम क्या कर रहे हो, दिस इज अ क्वेश्चन। एंड लिसन टू मी केयरफुली व्हाट आई से, लिसन टू मी केयरफुली व्हाट आई से, ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं। तो फॉर ए स्टेटमेंट हम लोग जो के लिए व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। when will you go to London, तुम लंदन कब जाओगे, प्रश्न है। and when you will go to London, I will also be with you,
तो यहां वेन जो है वो जब के लिए है, जब तुम लंदन जाओगे मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। एंड वेन विल यू गो टू लंदन, तुम लंदन कब जाओगे। प्रश्न और रिलेशन। आगे, वेयर इज योर फादर, वेयर इज योर फादर नाउ डेज, कहां है तुम्हारे पिताजी आजकल। तो वेयर, दिस इज अ क्वेश्चन। एंड वेयर, आई नो वेयर योर फादर लिव्स, आई नो वेयर योर फादर लिव्स, मुझे पता है आपके पापा जहां रहते हैं। वेयर यू गो एवरी डे, आई नो वेरी वेल, जहां तुम रोज जाते हो मुझे पता है। आगे, सो दिस वेयर इज रिलेटिव। आगे, वाई, वाई आर यू सैड, वाई आर यू सैड टुडे, क्यों आज तुम उदास हो, क्वेश्चन है। और हम बोले आई, वाई एवर शुड हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद भला क्यों करूं, यू आर नॉट माई फ्रेंड। दैट द बुक that I gave you yesterday is very nice. The book that I gave you yesterday is very costly. The statement that I said you yesterday is very valuable. तो यहां that का प्रयोग हम लोग रिलेशन के लिए, रिलेटिव के लिए कर रहे हैं। That for all, जो के सेंस में, एंड एक बार फिर से हु का प्रयोग व्यक्ति के लिए, विच का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग के लिए, व्हाट का प्रयोग रिलेटिव की मैं बात कर रहा हूं स्टेटमेंट के लिए, और दैट का प्रयोग फॉर ऑल, सबके लिए। एंड दस इंटेरोगेटिव, रिलेटिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव, these three types of pronouns we learned. Still, अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो और हमारे ईमेल पे भी आप मेल कर सकते हो. आई विल रिस्पॉन्ड यू. Then we are proceeding further, and next pronoun we are going to learn. Yes, students, we are in continuation, and now we are going to learn 3 more pronouns. First one is indefinite, then distributive and reciprocal. They are similar to each other, and reflexive and emphatic, they both are also similar. रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक एक ही प्रोनाउन होता है, प्रयोग अलग अलग होते हैं. जैसे इंटेरोगेटिव एंड रिलेटिव हमने बताया था, उसी तरह से रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक भी एक ही होते हैं, सिर्फ उनका प्रयोग अलग अलग होता है. डिस्ट्रीब्यूटिव एंड रेसिप्रोकल में थोड़ा सा अंतर होता है. डिस्ट्रीब्यूटिव जो होता है वो सिंगल होता है, और रेसिप्रोकल जो होता है वो 2 प्रोनाउंस के मिलने से बनता है. जैसे ईच एंड एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव है, एंड each other and one another reciprocal. अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडेफिनिट की. इंडेफिनिट प्रोनाउंस, नॉट डेफिनिट. इंडेफिनिट का मतलब ही हुआ नॉट डेफिनिट, एक्यूरेट नहीं, एकदम साफ साफ कोई आंकड़ा संख्या नहीं है. ऐसे जो प्रोनाउंस होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस, अपने आप में प्रयोग में बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं. और अभी ये जो प्रोनाउंस मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं, दे आर वेरी मच क्रूशियल, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिशंस. क्योंकि बहुत सारे एरर्स, बहुत सारे कॉमन एरर्स इनसे पूछे जाते हैं. मैं आपको याद दिलाता चलूंगा, आप ध्यान दीजिएगा. अ फ्यू, अ लिटिल, सम, इन तीनों का अर्थ कम होता है. कम, थोड़ा, थोड़ा सा कम, किसी चीज में कमी दिखाई जाती है. अ फ्यू संख्या में कमी दिखाई जाती है, अ लिटिल मात्रा में कमी दिखाई जाती है, और सम का प्रयोग मात्रा और संख्या दोनों के लिए किया जाता है. अ लिटिल थोड़ा, अ लिटिल थोड़ा, अ फ्यू थोड़ा, सम थोड़ा. अ फ्यू फॉर नंबर, अ लिटिल फॉर मात्रा, क्वांटिटी, मात्रा में कम, और सम का प्रयोग मात्रा और संख्या दोनों के लिए होता है. एग्जाम्पल, इसमें अ फ्यू के साथ हम प्लूरल नंबर लगाते हैं. अ फ्यू मेंबर्स, अ फ्यू बुक्स, अ फ्यू फ्रेंड्स, अ फ्यू टीचर्स, अ फ्यू स्टूडेंट्स. इनके साथ हमेशा वर्ब प्लूरल लगेगा. अ फ्यू फ्रेंड्स आर, हमने लिखा है अ फ्यू फ्रेंड्स आर हियर.
लिटिल जो होता है चूंकि मात्रा बताता है और मात्रा कभी प्लूरल होती नहीं, तो इसके साथ जब कभी भी वर्ब लगेगा वो सिंगुलर लगेगा। अ लिटिल नॉलेज इज नॉट गुड। अ लिटिल नॉलेज इज, अ लिटिल का प्रयोग जब कभी भी होगा तो किसी मात्रा के लिए होगा, क्वांटिटी के लिए होगा, और उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। उसी तरह से सम का प्रयोग अपने आप में बहुत अजीब सा है। इसके साथ कभी सिंगुलर वर्ब लगता है, कभी प्लूरल वर्ब लगता है। जब यह मात्रा बताएगा तो उस समय उसके साथ सिंगुलर वर्ब होगा, और जब वो संख्या बताएगा, नंबर बताएगा, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। सम पीपल आर गुड, ध्यान दीजिए, सम पीपल आर गुड, यहां आर का प्रयोग हुआ है सम के साथ, और सम शुगर इज नाइस, यहां शुगर के लिए सम का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहां इज का प्रयोग हुआ है। ये एरर आपके एग्जाम्स में दिए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेनी, मच एंड लॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ का अर्थ होता है ज्यादा, ज्यादा, एक कम एक ज्यादा। तो मेनी संख्यात्मक ज्यादा है, नंबर में ज्यादा है। मेनी फ्रेंड्स, मेनी बुक, मेनी कंट्रीज, ये जो गिनती में आ सकते हैं, काउंटेबल नाउन के लिए उनका इस्तेमाल होता है। और मच का प्रयोग क्वांटिटी के लिए होता है, मात्रा के लिए होता है, उसका भी अर्थ ज्यादा होता है। अ लॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, मात्रा और संख्या दोनों के लिए। अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इज ऑल्सो राइट, एंड अ लॉट ऑफ बुक्स और ऑल्सो राइट, एंड अ लॉट ऑफ सुगर, अ लॉट ऑफ वाटर इज ऑल्सो राइट। तो जब ये मेनी के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, मेनी बुक्स आर हियर, मेनी बुक्स आर हियर, नाउ यू शुड सी हियर आर, हियर आर, हियर इज, इन सर्किल में करते जा रहा हूं ताकि आप थोड़ा ध्यान दें। मेनी बुक्स आर हियर, मेनी, मच प्रेशर इज नॉट गुड, प्रेशर संख्या नहीं है, मात्रा है, क्वांटिटी है। मच प्रेशर इज नॉट गुड। अ लॉट ऑफ वाटर is all around, water is all around. A lot of friends are very dangerous, beware of them, don't make a lot of friends. So a lot of तक जब a lot of का प्रयोग हम मात्रा के लिए करेंगे तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा, और संख्या के लिए करेंगे तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। अब नीचे जो प्रोनाउंस आ रहे हैं, दे आर वेरी मच essential to know, it's very much essential to know. Someone, anyone, everyone, no one, one of, none of, both, all, ये हमेशा सब्जेक्ट के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। someone का अर्थ होता है कोई एक, किसी ने, कोई ना कोई, ये तीनों अर्थ होता है। जैसे ऐसे करोगे तो कोई ना कोई जरूर पीट देगा, तो यहां कोई ना कोई की अंग्रेजी आप someone लिखते हो। किसी ने दरवाजा खटखटाया तो आप किसी ने की अंग्रेजी someone लिखते हो। और आज कोई आएगा, आज कोई एक आदमी यहां से चले जाओ तो वहां someone का प्रयोग हम करते हैं, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। someone is coming, someone is coming, someone are coming कभी नहीं हो सकता। anyone, कोई भी एक किताब पढ़ सकता है, anyone can read it, anyone can read it, इसके साथ भी सिंगुलर। everyone, प्रत्येक व्यक्ति, अर्थ प्लूरल का और वर्ब सिंगुलर, ध्यान दीजिएगा। everyone सेंस देता है प्लूरल का, everyone in the world is happy, not are happy, बात कर रहे हैं पूरी दुनिया की, और वर्ब लगा रहे हैं सिंगुलर, तो everyone के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। प्रत्येक व्यक्ति, नो वन, कोई नहीं, सर्वथा अभाव, कोई नहीं, नो वन कैन सेव यू, कोई आपको नहीं बचा सकता, नो वन कैन मेक यू पास, नो वन कैन मेक यू अंडरस्टैंड, तो वहां हम लोग नो वन के साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। नो वन वॉज देयर व्हेन आई रीच देयर, नो वन वॉज प्रेजेंट, नो वन वॉज प्रेजेंट, कोई नहीं था वहां। आगे वन ऑफ एंड नन ऑफ, वन ऑफ और नन ऑफ का अर्थ बस एक और कोई नहीं के सेंस में होता है, लेकिन दो से ज्यादा के लिए, जब दो से ज्यादा लोगों में से किसी एक की बात करनी हो तो हम वन ऑफ की बात करेंगे। वन ऑफ यू का मतलब यू दो से ज्यादा है। वन ऑफ बॉयज, बॉयज का मतलब वो दो से ज्यादा है, में से एक की बात करनी है। बहुत कंफ्यूजिंग होता है। वन ऑफ बॉयज, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज was crying, is crying।
आर क्राइंग गलत है, वर क्राइंग गलत है। चूंकि यहां बॉयज होता है तो उसको देख के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर देते हैं। यह आपके एग्जाम में एरर में ये चीज दिया जाता है। सो वन ऑफ द बॉयज वॉज क्राइंग, तो वन ऑफ जहां लगता है वहां वर्ब सिंगुलर होती है। नन ऑफ भी दो से ज्यादा में से कोई नहीं, तो हम बोलेंगे नन ऑफ द बुक्स, नन ऑफ द बुक्स आर, नो इज, नन ऑफ द बुक्स इज गुड, इज गुड। इसी तरह से बोथ और ऑल, बोथ का मतलब दोनों, ऑल का मतलब सभी, आप जानते हैं प्लूरल है और इनके साथ हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। बोथ दोनों, बोथ आर नाइस, बोथ आर गुड, बोथ ब्रदर्स आर गोइंग एंड बोथ ब्रदर्स हैव गुड सेंस। ऑल आर हैप्पी, ऑल आर हियर, बस फिल्म में एक जगह लिखा है ऑल इज वेल, बट सेंस इज डिफरेंट। आगे बढ़ते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउंस आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान देना है उसका प्रॉपर अर्थ का जो हमने आपको बता दिया है, और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है या प्लूरल। वेदर यू हैव टू यूज सिंगुलर और प्लूरल, यू हैव टू केयर इट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव एंड रेसिप्रोकल। डिस्ट्रीब्यूटिव एंड रेसिप्रोकल में अर्थ को देखिए, ईदर ऑफ एंड नाइदर ऑफ। दोनों का अर्थ होता है दो में से एक, दो में से कोई नहीं। ईदर ऑफ का मतलब होता है दो में से एक। ईदर ऑफ यू, यू का मतलब आप दो हो। ईदर ऑफ दीज बुक्स का मतलब ये दो किताबें हैं, इसमें से किसी एक। तो ईदर ऑफ के साथ भी हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ईदर ऑफ द बुक्स इज गुड, यहां इज गुड का होगा इस्तेमाल, आर गुड कभी नहीं हो सकता। बुक्स के साथ आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ईदर ऑफ द बुक्स इज गुड, नाइदर ऑफ यू इज नाइस, नाइदर ऑफ यू इज नाइस, नॉट आर नाइस। अगर आर नाइस आप करते हो तो सेंटेंस पक्का गलत होगा। सो ईदर ऑफ एंड नाइदर ऑफ का प्रयोग हमेशा आप ध्यान रखेंगे, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना। ईच एंड एवरी, दो से ज्यादा में से एक नहीं, दो में से एक। दो में से प्रत्येक की बात करनी हो, दो में से दोनों नहीं, दो में से प्रत्येक की बात करनी हो तो ईच का, और दो से ज्यादा में से प्रत्येक की बात करनी हो तो एवरी का। जैसे ईच पेन इज कॉस्टली, ईच अगर लगा है और यहां पेन्स नहीं होगा, ईच पेन इज कॉस्टली मतलब दो कलमे हैं, दो पेन्स हैं और उसमें से प्रत्येक महंगी। और एवरी, दो से अधिक में से एक। एवरी मैन इज हेल्दी, यहां एवरी का प्रयोग हम लोग ज्यादा लोगों में से हर एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो एवरी मैन इज हेल्दी, यहां हम इज का इस्तेमाल करते हैं। ईच अदर एंड वन अनदर का अर्थ बड़ा प्यारा होता है और इसका प्रयोग बहुत अच्छे अंदाज में होता है। ईच अदर एंड वन अनदर दोनों का अर्थ होता है एक दूसरे, एक दूसरे से, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के बिना, एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के अगेंस्ट। तो अगेंस्ट ईच अदर, फॉर ईच अदर, टू ईच अदर, विद ईच अदर का प्रयोग हम करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रहे कि ईच अदर का प्रयोग सिर्फ दो लोगों के लिए होता है और वन अनदर का प्रयोग दो से ज्यादा लोगों के लिए होता है, ऐसा ग्रामर कहता है हमारा। सो टॉक टू ईच अदर मींस दो लोग हैं और दोनों को हम कह रहे हैं कि एक दूसरे से आप बात करो। दो लोग हैं तब, और दो से ज्यादा लोग हैं और हम कह रहे हैं कि एक दूसरे से बात करो, तो हम बोलेंगे टॉक टू ईच अदर, नो टॉक टू वन अनदर। टॉक टू ईच अदर का मतलब दो ही लोग हैं और टॉक टू वन अनदर का मतलब दो से ज्यादा लोग हैं और एक दूसरे से आप बात करें। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है वो प्रोनाउन जो नाउन को रिफ्लेक्ट करे, जो नाउन को प्रकाशित करे, और एम्फैटिक का मतलब होता है जो नाउन पर दबाव दे, जो नाउन पर एम्फेसिस दे। तो माई सेल्फ का प्रयोग दो हमने दिया है यहां, आई एवर हेल्प माई सेल्फ, मैं स्वयं की मदद करता हूं। ध्यान दीजिएगा, एम्फैटिक का अर्थ होता है स्वयं, मैं खुद, मैं अपने आप और अपने आप को। अगर मैं अपने आप की बात कर रहा हूं तो वहां एम्फैटिक होगा, और अपने आप को बात कर रहा हूं तो दैट इज रिफ्लेक्सिव। मैं अपने आप को दोषी मानता हूं, आई गेट माई सेल्फ गिल्टी, तो यहां माई सेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव है, और आई माई सेल्फ विल डू इट, मैं स्वयं ये काम करूंगा, तो दैट इज एम्फैटिक।
इस तरह के एग्जांपल्स, आई एवर हेल्प माई सेल्फ, आई माई सेल्फ विल गो देयर, आई माई सेल्फ विल गो देयर। यहां आई को स्ट्रेस करने के लिए, आई पर बल देने के लिए हमने माई सेल्फ का इस्तेमाल किया है। तो ये जो है नीचे वाला जो यूज है वो एम्फेटिक है और ऊपर वाला यूज जो है वो रिफ्लेक्सिव है। ठीक उसी तरह से वी एस्केप्ड आवरसेल्व्स, हम लोगों ने खुद को बचा लिया, खुद को बचा लिया। तो खुद को होगा, स्वयं को होगा तो रिफ्लेक्सिव होगा। एंड वी आवरसेल्व्स went there, we ourselves went there, हम स्वयं वहां गए, ये एम्फेटिक होगा। आगे yourself, you can do it for yourself, ये तुम अपने लिए कर सकते हो, this is reflexive, and you yourself have to do it, तुम्हें खुद ये काम करना होगा, तुम्हें स्वयं ये काम करना होगा, ये एम्फेटिक होगा। yourselves और yourself में एक बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, आप ध्यान दीजिए। you का प्रयोग अगर आप किसी एक व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, यू मीन्स तुम भी होता है और यू मीन्स तुम लोग भी होता है। अगर यू का प्रयोग आप एक के लिए कर रहे हो तो वहां योरसेल्फ लिखोगे आप, और यू का प्रयोग अगर तुम लोग के लिए कर रहे हो तो वहां यू योरसेल्व्स लिखोगे आप। और इस तरह से आप एग्जांपल सजा लोगे। हिमसेल्फ, ही रिफ्यूज्ड इट फॉर हिमसेल्फ, उसने स्वयं के लिए इसे रिफ्यूज कर दिया, रिफ्लेक्सिव है। एंड ही हिमसेल्फ फॉलोड द रूल्स, वो स्वयं रूल का पालन किया, ये एम्फेटिक है। उसी तरह से हर सेल्फ, शी विल ट्रेन हर सेल्फ, वो स्वयं को ट्रेन करेगी, ये स्वयं को आया तो ये रिफ्लेक्सिव है। एंड शी हर सेल्फ विल ज्वाइन अस, वो स्वयं हमें ज्वाइन करेगी, ये एम्फेटिक होगा। और उसी तरह से देमसेल्व्स, दे डू इट फॉर देमसेल्व्स, वो स्वयं के लिए ये काम करते हैं तो दिस इज रिफ्लेक्सिव। एंड दे देमसेल्व्स आर गिल्टी, वो स्वयं दोषी हैं। तो जहां केवल स्वयं आएगा सेंटेंस में, स्वयं का सेंस केवल आएगा, एम्फेटिक सेंस आएगा तो दैट इज एम्फेटिक प्रोनाउन। और अगर वो नाउन को रिफ्लेक्ट करेगा तो दैट वन इज नोन एज रिफ्लेक्सिव। स्टूडेंट्स, नाउ pronoun is over, and we have learned all the pronouns with their detailed examples, meaning and everything. It is required to go through this video once, twice, thrice. तब तक इस वीडियो को आप देखते रहिए जब तक आप एक एक शब्द सीख ना जाएं, जब तक आप एक एक प्रोनाउन से एग्जाम्पल बना न लें, आप खुद अपने आप को कॉन्फिडेंट न महसूस करने लगे, जब तक आप अपने एक्सरसाइजेज में एकदम ट्रेंड न हो जाएं, आपको ये न लगे कि अब आपको प्रोनाउन में कोई दिक्कत नहीं है। टिल देन you should continue to watch this video, and I hope this video will help you to understand pronoun. Wishing you all the best. Thank you.